रवि शुक्ला ने अपनी सीट की खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक फैले गहरे काले बादलों का समुद्र जैसे विमान को निगलने की तैयारी में हो। बिजली की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्षितिज को चीरे जा रही थीं और उनके हर चमकते तड़ाके पर पूरा आसमान कांप उठता। विमान में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी। यात्रियों के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। कोई अपनी किताब बंद कर रहा था, कोई मोबाइल बंद करने की कोशिश में था और कुछ खिड़कियों से बाहर ताक रहे थे, जैसे बादलों की गहराई में जवाब खोज रहे हो। अचानक स्पीकर पर कैप्टन इमरान शेख की आवाज गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मौसम की स्थिति हमारे अनुमान से अधिक खराब हो गई है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। आवाज में संयम था, पर एक अदृश्य तनाव भी छिपा हुआ था, जिसे रवि ने महसूस किया। रवि ने सीट बेल्ट कसी और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें फिर से बाहर टिक गईं। अब बादल जैसे और पास आ गए थे, घने, डरावने। हर बिजली की चमक पर वे जैसे और भी विकराल रूप ले लेते। मामा, रौनक की आवाज आई। उसके हाथ ने रवि की हथेली को थाम लिया था, हल्की कांपती उंगलियां। रवि ने उसकी ओर देखा। रौनक की आंखों में अब तक की मस्ती और शरारत की जगह एक अनकही चिंता तैर रही थी। रवि ने हल्की मुस्कान दी। डरने की कोई बात नहीं रौनक, सब ठीक होगा। उसने अपने शब्दों पर खुद यकीन करने की कोशिश की, पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बाहर बिजली फिर से चमकी, इतनी तेज कि पल भर को सब कुछ उजास से नहा गया। विमान अब हल्के झटकों के साथ हिलने लगा था। ऊपर ओवरहेड बिन से किसी यात्री का बैग हल्का सरकता हुआ बाहर गिरा। कहीं कोई बच्चा रोने लगा। रौनक की उंगलियां और कस गईं। रवि ने खिड़की के बाहर निगाह डाली। दूर अहमदाबाद की रोशनियां अब छोटे छोटे धुंधले बिंदुओं में बदल गई थीं। बादलों की दीवार विमान के चारों ओर ऐसे घिराई थी जैसे कोई अदृश्य जाल। अंदर रोशनी मंद की जा रही थी। एयर होस्टेस ने जल्दबाजी में गलियारों से गुजरते हुए सीट बेल्ट चेक किए। रवि ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन वही प्रार्थना दोहराई जो बचपन से हर मुश्किल में उसके होठों पर आ जाती थी। जय बजरंगबली। कैप्टन इमरान शेख की उंगलियां कंट्रोल पैनल पर तेजी से दौड़ रही थीं। वो बार बार गैजेट्स पर निगाह डालता। इंजन का तापमान, ऑल्टीट्यूड मीटर, हवा की गति, सब कुछ एक एक कर चेक कर रहा था। बगल में को पायलट अरुण माथे पर पसीना पोंछते हुए रडार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए था। इमरान, ये सिस्टम कुछ ठीक नहीं लग रहा, अरुण ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, पर अनुभव से उपजा हुआ तनाव जरूर था। मुझे दिख रहा है। इमरान की नजरें अब आगे के शीशे से बाहर टिकी थीं। वहां सिर्फ काले बादल थे। बिजली की लकीरें कभी कभी उस अंधकार को चीर कर गुजरती और फिर आसमान पहले से ज्यादा डरावना दिखने लगता। इमरान ने माइक दबाया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की। एटीसी अहमदाबाद, ये AI-271, हम तूफान में फंस गए। ऑल्टीट्यूड 9000 फीट, मार्गदर्शन दे। कुछ सेकंड खामोशी, सिर्फ कॉकपिट में बजते अलर्ट टोन और बाहर की गरज की आवाज। फिर रिसीवर पर टूटी फूटी आवाज आई। AI-271, सिग्नल कमजोर, कोशिश करे बाई ओर मुड़ने की। इमरान ने अरुण की ओर देखा। बाएं मुड़ो, शायद हम बादलों की दीवार के किनारे पहुंच सके। अरुण ने कंट्रोल व्हील को मोड़ा, मगर जैसे ही विमान ने झुकाव लिया, एक तीखी हवा का झोंका टकराया। विमान बुरी तरह हिल गया। ऊपर ओवरहेड स्विच पर वार्निंग लाइट्स लाल हो गईं। विंड शीयर अलर्ट, हवा की रफ्तार 140 नॉट से ऊपर है। अरुण की आवाज कांप उठी। इमरान ने अपने भीतर से डर को परे झटकते हुए दांत भींचे। उसने अपने आप को याद दिलाया, 250 लोगों की जान उसके हाथ में थी। हम कंट्रोल खो नहीं सकते। नहीं, उसने बुदबुदाया। उसने ऑटो पायलट डिसएंगेज किया और खुद कंट्रोल लिया। कॉकपिट की खिड़की पर बारिश की मोटी बूंदें टूटती, बिखरती और पीछे की ओर बह जाती। बाहर बिजली फिर कड़क उठी, इतना पास कि क्षण भर को कॉकपिट सफेद उजाले में डूब गया। इमरान की मुट्ठियां व्हील पर कस गईं। एटीसी सुन सकते हैं, लेकिन रिसीवर से अब सिर्फ स्टैटिक शोर आ रहा। विमान में बैठी हर रूह ने जैसे एक साथ सांस थाम ली थी। एकाएक एक जोरदार झटका लगा।
ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत विमान को पकड़कर झकझोर रही हो। सीट बेल्ट की पकड़ में बंधे यात्री हल्के हल्के उछल से गए। ऊपर ओवरहेड बिन की एक दरवाजी खुल गई और उसमें रखा बैग जोर की आवाज के साथ नीचे गिरा। सामने वाली कतार में बैठी एक बुजुर्ग महिला के मुंह से चीख निकल गई। किसी बच्चे की रुलाई वातावरण में गूंजने लगी। चारों ओर अफरा तफरी की हल्की परत फैलने लगी थी। कोई हाथ जोड़कर आंखें मूंदे बैठा था, कोई अपनी सीट बेल्ट को बार बार जांच रहा था, कोई मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार परिवार की तस्वीर देख रहा था। रौनक की उंगलियां रवि की हथेली में गहराई से धंस गईं। उसकी आवाज डरी हुई थी पर उसमें उम्मीद का टुकड़ा भी छुपा था। मामा, हम बचेंगे ना? रवि ने उसकी ओर देखा। रौनक की आंखें डबडबाई हुई थीं। उसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो किसी भी बड़े को हिम्मत दे देती है। रवि ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ रौनक, जरूर बचेंगे, डर मत, देख मामा है ना तेरे साथ। पर वो खुद महसूस कर रहा था, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी ही छाती में गूंजती सुनाई दे रही थीं। विमान एक और झटके से कांप उठा। इस बार ऐसा लगा जैसे वो अचानक कुछ फीट नीचे गिर गया हो। पूरे विमान में हल्का शोर उठ गया। लोगों की दबी चीखें, सीट बेल्ट की चरमराहट और बाहर गरजती बिजली की आवाज। रवि की नजर फिर खिड़की से बाहर गई। अब बादल और भी करीब आ गए थे, इतने करीब कि उनके बीच बिजली की पतली लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और हर बिजली की चमक पर बादलों का रंग बदलता, जैसे वे कोई जीवित प्राणी हो जो विमान को निगलने की तैयारी में हो। रवि ने महसूस किया कि उसके भीतर डर की जगह अब कोई और भावना पनप रही थी, जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो। वो अपने गले में लगती हनुमान जी की छोटी लॉकेट को मुट्ठी में भींचता चला गया। एक तेज चमक ने पल भर को सब कुछ उजाले से भर दिया। खिड़कियों के पार, कॉकपिट की दीवारों पर, यात्रियों के डरे चेहरों पर बिजली की तीखी लकीर इतनी करीब से गुजरी कि उसकी गरज और चमक ने विमान को जैसे झकझोर दिया। उसके बाद एक क्षण ऐसा आया जब विमान एकदम झटका खाकर नीचे की ओर गिरने लगा। सीट बेल्ट से बंधे यात्री अपनी सीटों में धंस गए। हर कोई जैसे सांस लेना भूल गया हो। रवि ने खिड़की से नीचे देखा। अहमदाबाद शहर की रोशनियां अब बहुत धुंधली दिख रही थीं, जैसे किसी ने काले रंग का पर्दा उनके ऊपर खींच दिया हो। सिर्फ एका दुका बिंदु से चमकती लाइटें दिखाई दे रही थीं, जो अब तूफान की परतों में गुम हो रही थीं। कॉकपिट की ओर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, इमरान और अरुण की आवाजें। इंजन एक की पावर घट रही है, स्टेबलाइजर रिस्पॉन्स धीमा हो गया है, डैम इट। इमरान के हाथ कंट्रोल व्हील पर जमे थे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें गालों पर लुढ़क रही थीं। उसके होठों पर एक शब्द बार बार आ रहा था, हो जाएगा, हो जाएगा। विमान की पूरी बॉडी जैसे कराह उठी थी। उसका ढांचा तेज हवाओं की गिरफ्त में फंसी पतंग की तरह कांप रहा था। रवि की निगाहें अब सीट के सामने की बैक पर टिकी थीं। वहां यात्रियों की सुविधा वाली जेब में एक छोटी हनुमान जी की तस्वीर किसी ने खोस रखी थी। उस तस्वीर पर बिजली की हल्की झलक पड़ रही थी। रवि की सांसें गहरी होती गईं। आंखें उस तस्वीर पर अटक गईं। उसके कान अब बाहर की गरज सुनने की जगह अपने दिल की धड़कनें सुन रहे थे। जय बजरंग बली। उसके होठों पर शब्द अपने आप आने लगे। रौनक ने भी उसकी मुट्ठी को और कसकर पकड़ लिया। विमान की हर दीवार, हर सीट, हर हिस्सा जैसे तूफान के गुस्से को झेल रहा था। रुक रुक कर तेज झटके लगते और यात्रियों की चीखें उन झटकों की लय बन जाती। रवि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हनुमान जी की उस छोटी सी तस्वीर पर एक पल और टिकी रहीं। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें मूंद ली। उसके भीतर जैसे कोई अनदेखी शक्ति ने खुद को महसूस कराना शुरू किया। उसके मन में हनुमान चालीसा के शब्द अपने आप उमड़ने लगे। श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। उसके होठ हिल नहीं रहे थे, पर शब्द भीतर गूंज रहे थे, जैसे हर शब्द उसके रक्त में बह रहा हो, उसके नसों में बिजली की तरह दौड़ रहा हो। रौनक अब अपनी सीट पर उसकी ओर झुका हुआ। उसकी आंखों में डर के साथ एक अलग सा आश्चर्य था। वो मामा को यूं शांत और स्थिर देख हैरान था। मामा, रौनक ने फुसफुसाया, लेकिन रवि अब बाहरी आवाजें नहीं सुन रहा था। विमान एक और झटके से कांप उठा। ओवरहेड बिन से
एक और बैग गिरा। खिड़कियों के बाहर बिजली की एक मोटी लकीर इतनी नजदीक से गुजरी कि जैसे उसने विमान को छू लिया हो। कॉकपिट से पायलटों की आवाजें तेज होती जा रही थी। हाई 6000 फीट, हम तेजी से गिर रहे हैं। इंजन 2 रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रवि के भीतर जैसे हर शब्द हनुमान चालीसा के मंत्र के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा में बदल रहा था। उसका शरीर हल्का हल्का कंपन करने लगा था। उंगलियां मुट्ठी में भींची हुई थी। रौनक की सांसें अब उखड़ रही थी। पर मामा को इस तरह बैठे देख उसकी घबराहट में एक उम्मीद की हल्की लौ जली, जैसे मामा कोई चमत्कार कर देंगे। बाहर बिजली की गड़गड़ाहट और विमान की घरघराहट अब जैसे एक हो गई। रवि की चेतना प्रार्थना की धुन में डूब चुकी। विमान फिर एक झटके से हिला। यात्रियों की चीखें हवा में गूंज उठी। कॉकपिट के भीतर अब हर मीटर, हर स्विच, हर स्क्रीन पर जैसे खतरे की लकीरें उभर आईं। अलार्म की बीप बीप आवाजें लगातार बज रही। पहले जो संयमित थीं, अब बेतहाशा हो चुकी। कैप्टन इमरान के माथे पर पसीने की बूंदें लगातार गिर रही थी। उसकी नजरें बार बार इंजन के डेटा पर टिक रही थी। अरुण, इंजन 1 का थ्रस्ट 50% से नीचे गिर रहा है। अरुण ने तुरंत फ्यूल सप्लाई चेक किया, फिर वायरिंग डिस्प्ले पर नजर दौड़ाई। उसकी उंगलियां थरथरा गईं। फ्यूल प्रेशर नॉर्मल है सर, ये बिजली की वजह से किसी सर्किट का फॉल्ट हो सकता है। इमरान ने दांत भींच लिए। उसने ऑटो पायलट डिसएंगेज का स्विच दबाया। एक कड़क आवाज के साथ ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ और विमान की बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में आ गई। अब हमें खुद संभालना है, इमरान ने खुद से कहा। तभी एक और झटका लगा। इस बार इंजन 2 की वार्निंग लाइट जल उठी। अरुण ने डेटा स्कैन किया और कांपती आवाज में कहा, इंजन 2 की पावर भी गिर रही है कैप्टन, हम पावर लॉस की स्थिति में आ रहे हैं। इमरान की उंगलियां कंट्रोल व्हील पर कस गईं। बाहर खिड़की से दिखता तूफान अब और भी विकराल हो गया था। हर बिजली की चमक उनके चेहरे पर डर की परछाई छोड़ती जा रही। मेडे कॉल जारी रखो, इमरान ने कहा। अरुण ने माइक उठाया। मेडे, मेडे, AI 271, हम पावर लॉस की स्थिति में है, रिप्लाई करें। लेकिन रिसीवर से अब सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा। बाहर बारिश की धारें अब कॉकपिट की खिड़कियों पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई लोहे की छड़ से वार कर रहा हो। हर बूंद एक धमाका बनकर सुनाई दे रही। इमरान ने आखिरी कोशिश करते हुए विमान को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल व्हील अब और भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे विमान खुद ही नीचे खींचा जा रहा हो। विमान की बॉडी एक बार फिर ऐसा हिला जैसे किसी दैत्य ने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। झटके ने पूरे कैबिन को थर्रा दिया। ओवरहेड बिन की एक और दरवाजा चरमरा कर खुला और उसमें रखा सामान यात्रियों के सिरों पर गिर पड़ा। अब किसी ने चीखना नहीं छोड़ा था। कई यात्रियों की आंखें बंद थीं। वे जोर जोर से अपने अपने भगवान को पुकार रहे थे। किसी ने सीट पर बैठे बैठे हाथ जोड़ लिए। किसी के होठों पर फुसफुसाती प्रार्थनाएं थीं। बुजुर्ग महिला जो रवि की अगली सीट पर बैठी थी, उसका सिर कांप रहा था। एक आदमी बगल की सीट से खड़ा होने की कोशिश में था, मगर झटका ऐसा लगा कि वो फिर अपनी सीट पर गिर पड़ा। रौनक का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसकी नजरें मामा पर जमी थीं। रवि के चेहरे पर अजीब शांति थी, वैसी शांति जैसी तूफान में किसी तपस्वी के चेहरे पर होती है। रौनक ने फुसफुसा कर कहा, मामा, मामा, क्या होगा अब? रवि की नजरें अब भी बाहर बिजली से चमकते अंधेरे में खोई थीं। उसकी सांसें धीमी थीं और होठों पर अब भी प्रार्थना के शब्द बुदबुदा रहे थे। कुछ नहीं होगा रौनक, रवि ने बहुत हल्की आवाज में कहा, बस देखता जा। रौनक ने मामा को इस हाल में पहले कभी नहीं देखा। उसके भीतर डर की जगह अब एक छोटी सी लौ जली, उम्मीद। विमान का ढांचा एक बार फिर बुरी तरह कांपा। यात्रियों की चीखें अब कैबिन का हिस्सा बन चुकी थीं। रवि की नजर अब धीरे धीरे अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ रही थी। प्रार्थना में खोते हुए वो चारों ओर के शोर को भूलता जा रहा था। रवि की सांसें अब गहरी और धीमी हो चुकी थीं। चारों ओर हड़कंप था। यात्री चीख रहे थे। विमान कांप रहा था। खिड़कियों के पार बिजली गरज रही थी। पर रवि की दुनिया अब इस कोलाहल से कटती जा रही थी। उसके भीतर अचानक एक गर्म लहर उठी, जैसे उसकी छाती में आग की एक धारा बह निकली हो। शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन इस गर्मी ने उसे ठंडक दी। ये डर नहीं था, ये कोई अनजानी ताकत थी जो उसके नसों में दौड़ने लगी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वो उसे अपनी छाती में गूंजता सुन सकता था। हर धड़कन के साथ उसके भीतर से आवाज उठती, डरो मत, कर्तव्य करो। रवि की आंखें खुली, पर अब उनमें वो घबराहट नहीं थी। उनकी जगह अडिगता आ गई थी। सामने सीट पर हनुमान जी की वही छोटी तस्वीर बिजली की रोशनी में चमकी। तस्वीर की आंखों में उसे जैसे अपने लिए
संदेश दिखा। रौनक मामा की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसने पहली बार मामा की आंखों में ऐसा तेज देखा था जैसे कोई भीतर से जल रही मशाल हो। रवि ने गहरी सांस ली। उसके होठ अब भी हनुमान चालीसा की पंक्तियां बुदबुदा रहे थे, पर अब शब्दों में कंपन नहीं, ताकत ही। विमान फिर जोर से हिला। खिड़कियों पर बारिश की धारें और तेज हो गईं, पर रवि अब इन सब से परे था। वो जैसे किसी अदृश्य डोर से बंध गया था जो उसे उसके कर्तव्य की ओर खींच रही थी। कॉकपिट के भीतर एक तीखा अलार्म बजा। इंजन 1 की वार्निंग लाइट अब स्थायी रूप से लाल हो चुकी थी। कैप्टन इमरान की उंगलियां पैनल पर दौड़ी। उसने दोबारा फ्यूल सप्लाई चेक की, बटन दबाए, स्विच घुमाए। इंजन 1 फेल हो गया। अरुण की आवाज में पहली बार हार की थकान झलकी। इमरान ने दांत भींच लिए। इंजन 2 को पूरा जोर दो। अरुण ने कोशिश की, मगर इंजन 2 भी अब असमान रूप से गरजने लगा था। उसकी आवाज में अब ताकत नहीं, संघर्ष था। विमान की नाक धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। ऑल्टीट्यूड मीटर की सुई तेजी से नीचे जा रही थी। 6000 फीट, 5000, 5000। कैप्टन और को पायलट दोनों कंट्रोल व्हील को कसकर पकड़े थे, जैसे हाथों की ताकत से ही विमान को थाम लेंगे। मगर तूफान की हवाओं और गुरुत्वाकर्षण का जोर उनके हाथों से परे। कैबिन में फिर झटका लगा। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। कुछ ने सीट से आंखें मूंद ली, कुछ ने सिर झुका लिए। रवि ने महसूस किया अब वो बैठा नहीं रह सका। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे हर धड़कन पर कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसने अपनी मुट्ठी खोली। हनुमान लॉकेट उसकी हथेली में चमक उठा। उसने रौनक की ओर देखा। रौनक की आंखें डरी हुई थीं, पर अब उनमें मामा पर विश्वास की परछाई भी थी। रवि ने धीरे से बेल्ट की लॉक खोली। रौनक ने उसकी कलाई पकड़ ली। मामा क्या कर रहे हो? रवि की आंखों में अड़िता थी। उसने हल्की आवाज में कहा, जो करना जरूरी है रौनक। रवि ने सीट बेल्ट पूरी तरह खोल दी। उसकी उंगलियों में अब कोई थरथराहट नहीं थी। वे स्थिर थीं, जैसे किसी अदृश्य कमान से शक्ति खींच ली हो। रौनक की पकड़ उसकी कलाई पर मजबूत थी। उसकी आंखों में अब भी डर था। मामा मत जाओ, क्या कर रहे हो? रवि झुका और उसके सिर पर हाथ रखा। रौनक तू सिर्फ देख और विश्वास कर। विमान फिर झटका खाकर कांपा। कई यात्री सीट से उछले। किसी का सिर ऊपर ओवरहेड बिन से टकराया। चारों ओर एक डर की गूंज थी। प्रार्थनाओं का शोर, बच्चों की रुलाई, सामान के गिरने की आवाजें, और उन सब के बीच रवि धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर अब जैसे अपनी जगह अडिग था। विमान के डगमगाने पर भी उसका संतुलन नहीं डिगा। वो एक एक कदम बढ़ाता गया। गलियारे में बैठे लोग उसकी ओर देखने लगे। किसी की आंखों में आश्चर्य, किसी में उम्मीद की हल्की झलक। रवि की नजरें अब सिर्फ एक जगह थी, कॉकपिट के दरवाजे पर। उसके हर कदम के साथ भीतर की शक्ति जैसे और जाग रही थी। खिड़कियों पर गरजती बिजली की चमक उसकी आकृति को रोशन कर रही थी। रौनक की नजरें मामा के हर कदम का पीछा कर रही थी। उसके भीतर डर और गर्व की अजीब सी मिली जुली भावना थी। रवि अब कॉकपिट के दरवाजे के करीब था और विमान फिर जोर से कांपा, पर अब रवि का मन किसी तूफान से डरने वाला नहीं था। रवि की उंगलियां कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। दरवाजे की ठंडी धातु पर उसके हाथ का स्पर्श होते ही एक हल्की कंपन उसके भीतर दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे भीतर बुला रही हो। पीछे से एक एयर होस्टेस ने हड़बड़ाहट में आवाज लगाई, सर आप आगे नहीं जा सकते। पर रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। उसके भीतर की आवाज अब तेज हो चली थी, कर्तव्य करो। अंदर से पायलटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इंजन पावर रुक रही है, एयर स्पीड गिर रही है। रौनक ने अपनी सीट से जाग कर देखा। उसे जाने दो। उसकी आवाज में डर कम और विश्वास ज्यादा था। एयर होस्टेस ठिठक गई। रवि ने दरवाजे का लॉक घुमाया। तूफान की आवाज, बिजली की चमक और भीतर कॉकपिट का शोर सब एक साथ कानों में गूंज रहे थे। दरवाजा खुलते ही एक और झटका विमान में दौड़ा। रवि एक पल को थमा, मगर उसके पांव ना डगमगाए। कैप्टन इमरान और अरुण ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे जाइए। इमरान की आवाज में हताशा और गुस्से की मिली जुली लकीर थी, मगर रवि ने सिर्फ इतना कहा, मुझे यहाँ होना चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पायलट एक क्षण को बोल नहीं पाए। वो भीतर आया और दोनों पायलटों के पीछे खड़ा हो गया। बाहर बिजली फिर कड़की और कॉकपिट उसके सफेद उजाले में डूब गया। कैप्टन इमरान की आंखें अब कंट्रोल पैनल की लाल रोशनी से थक चुकी थी। हर मीटर, हर गेज जैसे खतरे का ऐलान कर रहा था। इंजन की गरज अब थकान में बदल गई थी, जैसे वो भी हार मान चुका हो। अरुण के हाथ कंट्रोल व्हील पर जकड़े थे। उसके गले से सूखी आवाज निकली, सर हम गिर रहे हैं। ऊंचाई 4000 फीट से नीचे जा रही है। इमरान ने घड़ी की ओर देखा। समय जैसे थम गया था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करने की कोशिश की, मगर उंगलियों की पकड़ में वो मजबूती नहीं थी जो कुछ देर
पहले थी। उसकी नजर रवि पर पड़ी। आप यहाँ क्या कर सकते हैं? पीछे जाइए, ये हमारी जिम्मेदारी है। रवि की आवाज बहुत शांत थी। यही मेरी जिम्मेदारी भी है। इमरान की जुबान पे और शब्द नहीं आए। उसकी आंखें रवि की आंखों से मिली और एक पल को वो बोल नहीं सका। रवि उनके पीछे खड़ा हो गया। खिड़की के पार टॉवर की छत अब दूर से दिखने लगी थी। बिजली की एक और लकीर बहुत पास से गुजरी और कॉकपिट के शीशे पर एक चमक छोड़ दी। कंट्रोल पैनल पर चेतावनी लाइट्स और तेजी से जलने बुझने लगी। इंजन की गड़गड़ाहट अब टूटती हुई आवाज में बदल रही थी। अरुण बुदबुदाया, अब कोई नहीं बचा सकता। रवि ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर कोई हलचल शुरू हो गई थी। रवि ने अपनी सांसों को थाम लिया। उसके भीतर उठती गर्मी अब उसकी छाती से हाथों तक फैल गई थी। उसकी उंगलियां धीमे धीमे आगे बढ़ीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका मार्ग तय कर दिया हो। पायलटों की नजरें उसकी उंगलियों की ओर गईं, मगर जैसे उनकी आवाजें गुम हो गई थीं। वे चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। रवि का हाथ कंट्रोल पैनल पर पहुंचा। उसके स्पर्श में कोई हिंसा नहीं थी। वो इतना हल्का था कि जैसे हवा का झोंका पैनल को छू गया हो। मगर उसी क्षण पैनल की कंपन थम सी गई, जैसे बिजली की लहर रुककर उसकी उंगलियों की गर्मी महसूस करने लगी हो। रवि की उंगलियों से एक अदृश्य ऊर्जा की तरंग निकली, जो कंट्रोल के हर हिस्से में दौड़ गई। इंजन की टूटी फूटी आवाज में जैसे एक क्षण को स्थिरता आ गई। उसकी आंखें अब लालिमा लिए चमक रही थीं। बाहर बिजली की एक और लकीर कॉकपिट के शीशे पर पड़ी और उसकी रोशनी में रवि का चेहरा किसी योद्धा की तरह दिखा, दृढ़, शांत, अपराजेय। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, कर्तव्य करो, भय छोड़ो। उसके भीतर अब डर का नामो निशान मिट चुका था। उसके हाथों ने कंट्रोल पैनल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। विमान अब उसकी ऊर्जा को पहचानने लगा था। रवि की उंगलियां कंट्रोल पैनल पर जमी रहीं। उसके भीतर से उठती ऊर्जा अब जैसे पूरे विमान की धड़कनों में बदलने लगी थी। इंजन की गरजती आवाज में अब कुछ लय लौट आई थी। टूटती सांसों में जैसे फिर से जीवन का सुर। अरुण ने अल्टीट्यूड मीटर पर नजर डाली और कांपती आवाज में कहा, सर, गिरावट की रफ्तार धीमी हो रही है। कैप्टन इमरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। किसने किया ये? उसकी नजर रवि पर गई। रवि अब भी आंखें बंद किए कंट्रोल पर हाथ रखे खड़ा था। विमान अब भी गिर रहा था, मगर वो पागलपन जैसी रफ्तार कम हो गई थी। नीचे की ओर देखते हुए दोनों पायलटों ने देखा, अहमदाबाद का टॉवर अब बेहद करीब था। उसकी छत पर लगी लाइटें बारिश में डूबकर टिमटिमा रही थीं। बाहर बिजली और गरज का शोर और तेज हो गया था। खिड़कियों पर बारिश की धारें अब लोहे की सर्द उंगलियों की तरह बज रही थीं। मगर कॉकपिट के भीतर जैसे रवि की ऊर्जा ने एक घेरा बना दिया था। रवि की सांसें गहरी और स्थिर थीं। उसके हाथों की पकड़ अब और मजबूत हो गई। उसके चेहरे पर चमकती बिजली की रोशनी पड़ रही थी और उसकी लाल आंखें किसी अनदेखी शक्ति की गवाही दे रही थीं। पायलटों ने कुछ नहीं कहा। वे अब बस उसके स्पर्श की ताकत को महसूस कर रहे थे और एक पल को अपने डर को भूल चुके थे। कॉकपिट के शीशे से नीचे टावर की छत अब साफ दिखाई देने लगी थी। बरसात में भीगती वो छत बारिश की धाराओं में धुंधली हो रही थी, मगर उसकी लाल चेतावनी लाइटें अब और तेज टिमटिमा रही थीं, जैसे विमान को अपनी ओर खींचती हों। इमरान की उंगलियां कंट्रोल व्हील पर जकड़ी थीं। उसका पूरा शरीर जैसे एक आखिरी कोशिश में सिमट गया था। अरुण, पूरी ताकत से राइट टर्न दो, कुछ भी करके टावर से बचाना है। अरुण ने पूरी ताकत से कंट्रोल मोड़ा, मगर तूफान की हवाएं अब विमान को अपनी मर्जी से नचा रही थीं। व्हील का जवाब कमजोर था, जैसे मशीन भी थक कर हवाओं के आगे हार मान चुकी हो। रवि अब पायलटों के ठीक बीच खड़ा था। उसके हाथ कंट्रोल पैनल पर टिके थे। उसकी उंगलियों से उठती गर्मी अब पूरे पैनल में दौड़ने लगी थी। चेतावनी की बत्तियां उसकी उंगलियों की गर्माहट में जैसे एक पल को थम सी गईं। टावर की छत अब इतनी पास थी कि उसके स्टील फ्रेम और कांच की दीवारें दिखने लगीं। बारिश की बूंदें कॉकपिट के शीशे से टकराकर शोर मचा रही थीं। हर बिजली की चमक में वो टावर और डरावना लगता। रवि की सांसें गहरी हो चली थीं। उसके दिल की धड़कन अब विमान के इंजन की धड़कनों से मेल खा रही थी। वो जैसे खुद विमान का हिस्सा बन गया था। पायलट की आंखों में पसीना उतर आया। अरुण के होठों से निकला, अब चमत्कार ही बचा सकता है। रवि के भीतर वही अनसुनी आवाज गूंजी, कर्तव्य करो, समय आ गया है। बिजली की एक भयंकर लकीर कॉकपिट के शीशे के इतने करीब से गुजरी कि पूरा शीशा सफेद रोशनी में डूब गया। गरज इतनी जोर से गूंजी कि जैसे आसमान खुद चीख उठा और फिर कांच पर एक पतली सी
दरार उभर आई। ऊपर से नीचे तक जाती एक चिकन जैसी दरार। पायलटों की सांसें अटक गईं। बारिश की धारें अब उस दरार से टकराकर और शोर मचाने लगी, जैसे तूफान विमान को लीलने को तैयार हो। विमान झका खाकर एक ओर झुका। टावर की छत और करीब आ गई। कॉकपिट के भीतर चेतावनी की बत्तियां अब पागलपन में चमकने लगी। रवि की उंगलियों की पकड़ कंट्रोल पैनल पर और मजबूत हो गई। उसके भीतर की गर्मी अब उसके पूरे शरीर में दौड़ रही, जैसे हर नस से शक्ति फूट रही हो। उसके कानों में तूफान की आवाज दब गई। अब सिर्फ भीतर की आवाज सुनाई दे रही। कर्तव्य करो, समय आ गया है। उसकी आंखें लालिमा लिए चमक रही। पायलट उसकी ओर देख नहीं पा रहे। वे अब सिर्फ विमान को मौत की गिरफ्त से निकालने में जुटे। पर रवि को अब साफ दिख रहा था वो शक्ति जो उसकी उंगलियों से कंट्रोल में उतर चुकी, वो ऊर्जा जो विमान को थाम रही। बारिश की धारें कांच पर लोहे की छड़ों की तरह बजती रहीं, पर रवि अब हर डर से परे। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर उठती शक्ति अब जैसे पूरे कॉकपिट में भर गई। उसके हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े। दोनों हथेलियां कंट्रोल पैनल पर मजबूती से टिक गईं। उसके हाथों का स्पर्श जैसे विमान की रगों में उतर गया। कंट्रोल व्हील की जकड़न ढीली होने लगी। इंजन की टूटी आवाज में जैसे एक पल को लय लौट। इमरान और अरुण की आंखें चौंक कर उसकी ओर। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो रहा है? अरुण फुसफुसाया। इमरान को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने विमान को थाम लिया हो। उनके कंट्रोल करने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही, मगर अब विमान खुद ही रुकने की जिद कर रहा था। रवि की उंगलियां कंट्रोल पर कस गईं। उसकी सांसें अब इंजन की गड़गड़ाहट में घुल गई थीं। बाहर बिजली की एक और लकीर चमकी और उसके उजाले में रवि का चेहरा ऐसा दिखा जैसे किसी देवी योद्धा का हो। विमान की गति अब सचमुच धीमी हो रही थी। झटका लगा, मगर पहले जितना भयंकर नहीं। टावर की छत अब बिल्कुल सामने थी, मगर अब लग रहा था जैसे विमान उसकी ओर दौड़ नहीं रहा, बल्कि थम रहा है। इमरान और अरुण की आंखों में अब अविश्वास के साथ एक नई आशा की चमक थी। विमान अब टावर की छत के ठीक ऊपर था। गरजती बारिश की बूंदें कॉकपिट के शीशे से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे हजारों छोटे पत्थर बरस रहे हो। बिजली की लकीरें आसमान में जल जल बुझ रही थीं। रवि की पकड़ कंट्रोल पर और मजबूत हो गई। उसकी उंगलियों से जैसे ऊर्जा की अंतिम लहर फूटी। इंजन की आवाज अब मध्यम पड़ने लगी थी। विमान की रफ्तार एकदम थम गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। टावर की छत पर लगी स्टील की संरचनाएं विमान के नीचे आईं। हल्की सी टक्कर हुई। छत का कांच और स्टील टूटा, मगर वो विमान को रोकने में सहायक बन गया। धड़ाम! विमान का अगला हिस्सा छत पर जाकर रुक गया। पूरे ढांचे में कंपन हुआ। कुछ खिड़कियों के शीशे चिटक गए, मगर भीतर बैठे यात्री सिर्फ हल्के झटके से अपनी सीट में धंस गए। एक पल को सन्नाटा छा गया। यात्रियों की दबी चीखें भी थम गईं। सबकी सांसें रुकी रहीं। फिर कोई अपने दिल की धड़कनें सुन सका। रवि ने गहरी सांस ली। उसकी पकड़ ढीली होने लगी। आंखों की लाल चमक मंद पड़ रही। उसके चेहरे पर थकान की परत उतर आई थी, मगर उसमें अब भी वो तेज था जो अभी कुछ पल पहले विमान को मौत के मुंह से खींच लाया था। बाहर बारिश अब भी बरस रही, मगर विमान अब थमा हुआ था, सुरक्षित। विमान थम चुका था। टावर की छत पर हल्की कंपन के बाद अब कोई हलचल नहीं। इंजन की आवाज भी अब धीमी होकर पूरी तरह थम गई। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, जैसे सभी ने अपने दिल की धड़कनें रोक ली थीं। यात्रियों की आंखें फैली हुई थीं, चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं, मगर आवाज कोई नहीं निकल पा रही। फिर सबसे पहले एक बच्चे की रोती आवाज उभरी, मगर वो डर से नहीं, जीते बचने की खुशी से थी। उसके बाद जैसे हर किसी की सांसें लौटी। किसी के चेहरे पर आंसू बह निकले। किसी ने भगवान का नाम लिया। किसी ने सीट बेल्ट थामे थामे ही आसमान की ओर सिर झुका दिया। पीछे की पंक्तियों से एक युवक की हंसी गूंजी, हंसी जो डर और राहत के मिले जुले भाव से निकली थी। उसके बाद कई यात्री खुद को संभालते हुए बोल उठे, हम बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये कैसे हो गया? क्रू मेंबर तेजी से गलियारे में दौड़ पड़े। एयर होस्टेस ने सीट बेल्ट चेक करना शुरू किया। किसी का सिर झटका खाते समय सीट से टकराया था, वो
वो उसका माथा देख रही, किसी बच्चे को गोद में उठाकर संभाल रही थी। बारिश की बूंदें अब भी विमान पर बरस रही थी, बाहर बिजली अब भी चमक रही थी, मगर उस क्षण हर कोई सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहा था। वो सांसें जो अब तक थमी हुई थी और अब फिर से जीने लगी थी। कैप्टन इमरान की उंगलियां अब भी कंट्रोल व्हील पर जमी थीं, मगर अब व्हील शांत था। इंजन की गड़गड़ाहट थम चुकी थी। चारों ओर सिर्फ बरसात की बूंदों की थपथपाहट सुनाई दे रही। इमरान ने धीरे से अपनी मुट्ठी ढीली, उसकी आंखें धीरे धीरे रवि की ओर उठी। रवि अब भी कंट्रोल पैनल पर हाथ रखे खड़ा था, मगर उसका चेहरा बुझा बुझा लग रहा था। उसकी आंखों की वो लालिमा जो अभी कुछ पल पहले चमक रही थी, अब मध्यम हो चुकी थी। अरुण भी हांफता हुआ उसे देख रहा था। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसकी आवाज में थरथराहट थी। इमरान कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखें बस रवि के थके चेहरे पर टिक गईं। रवि की सांसें भारी हो चुकी थी। उसकी उंगलियां कंट्रोल पैनल से धीमे धीमे खिसकने लगी। उसके हाथ अब कांप रहे थे, जैसे अभी तक जो शक्ति उनमें समाई थी वो धीरे धीरे निकल रही हो। कॉकपिट की लाल चेतावनी बत्तियां अब बुझ चुकी थी। सिर्फ बाहर की बिजली की हल्की चमक आंच पर पड़ रही। रवि का शरीर एक बार हिला, जैसे वो गिरने ही वाला हो, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसकी निगाहें कुछ क्षण कांच के पार टावर की छत पर टिक गईं। रवि का शरीर अब और लड़खड़ाने लगा था। कंट्रोल पैनल पर उसकी उंगलियां थरथरा कर हट चुकी थीं। वो जैसे किसी अदृश्य वजन को अपने कंधों पर ढो रहा हो। कॉकपिट से बाहर की ओर देखते रौनक की नजर मामा पर पड़ी। मामा की हालत देख वो एक क्षण को ठिठका, फिर सीट बेल्ट खोलकर दौड़ पड़ा। मामा, मामा! उसकी आवाज में घबराहट थी। उसके कदम गलियारे में बज उठे। वो कॉकपिट में पहुंचा और दोनों हाथों से मामा का हाथ थाम लिया। मामा, तुम ठीक हो ना? मामा, बोलो ना। रवि ने आंखें खोली। उनमें थकान की परछाई थी, मगर एक शांत मुस्कान भी। उसने कांपते हाथ से रौनक के सिर पर हाथ रखा। रौनक, तू ठीक है? बस ये जानकर मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज धीमी होती गई। उसका शरीर हल्के हल्के नीचे की ओर झुकने लगा। रौनक ने उसे थाम लिया। मामा, मामा! रवि की आंखें बंद होने लगी। उसका सिर रौनक के कंधे पर टिक गया। वो धीरे धीरे बेहोश होकर रौनक की बाहों में ढल गया। पायलटों की नजरें उस दृश्य पर अटक गईं। वे कुछ बोल नहीं सके। टावर की छत पर विमान अब स्थिर पड़ा था। बारिश की धारें उसके धातु के ढांचे पर लगातार बज रही थीं। बाहर की अंधेरी रात में टावर के चारों ओर अचानक हलचल शुरू हो गई थी। नीचे से पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती पहुंच रही थीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उनके पीछे थीं। उनके सर्च लाइट्स की तेज रोशनी टावर की छत और विमान के बदन पर पड़ रही थी। लोग टावर के नीचे जमा होने लगे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था, किसी के कैमरे। सबकी नजरें उस विमान पर टिकी थीं, जिसने एक असंभव सी जगह पर खुद को सुरक्षित उतार लिया था। ये हुआ कैसे? कोई चमत्कार लगता है। इतना बड़ा जहाज छत पर कैसे टिक गया? भीड़ की फुसफुसाहटें बारिश की आवाज में मिलकर एक नई गूंज पैदा कर रही। टावर की इमारत में लगी सीढ़ियों पर अब पुलिस और रेस्क्यू टीम ऊपर चढ़ने लगी। सर्च लाइट्स की रोशनी विमान की खिड़कियों पर चमक रही। अंदर बैठे यात्री अचंभे से नीचे झांक रहे, मानो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे हों कि वे कैसे बच गए। विमान के भीतर रौनक अब भी मामा को थामे बैठा था। बाहर की इस हलचल से अनजान वो सिर्फ रवि की धीमी होती सांसों को महसूस कर रहा था। टावर की छत पर तेज सर्च लाइट की रोशनी अब विमान के हर हिस्से पर पड़ रही थी। बारिश की धारें अब भी उसी ताकत से गिर रही थीं, मगर लोगों की नजरें सिर्फ एक चीज पर जमी, उस विशाल जहाज पर जो मौत की गिरफ्त से निकलकर इस असंभव सी जगह पर ठहर गया था। रेस्क्यू टीम की आवाजें सुनाई देने लगी। सब लोग शांत रहें, धीरे धीरे बाहर आएं। विमान का इमरजेंसी गेट खोला गया। क्रू मेंबर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। एक एक कर लोग बाहर आने लगे। कोई कांपते कदमों से छत पर उतर रहा था, कोई अपने बच्चे को छाती से चिपटाए रोते रोते शुक्रिया अदा कर रहा था। नीचे खड़ी भीड़ ने जैसे एक स्वर में तालियां बजानी शुरू कर दी। कई लोगों की आंखें नम थीं। वे मोबाइल से लाइव वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर ये चमत्कार पूरी दुनिया में फैल चुका था। मीडिया की गाड़ियां अब टावर के पास आ चुकी थीं। कैमरे जूम करके विमान की खिड़कियों और बाहर निकलते यात्रियों को कैद कर रहे। माइक पकड़े रिपोर्टर बारिश में भीगते हुए चिल्ला रहे,
ये है वो चमत्कारी विमान, कैसे एक आम आदमी बना 250 लोगों का मसीहा। अंदर रवि अब भी बेहोशी से जूझता मगर होश में था। रौनक उसका हाथ पकड़े हुए था। उसके पास डॉक्टर की टीम पहुंच चुकी थी। इन्हें स्ट्रेचर पर ले चलिए, डॉक्टर ने कहा। जैसे ही रवि को बाहर लाया गया, कैमरों की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। फ्लैश लाइट्स चमकने लगी, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। सर, आपको कैसा लग रहा है? आपने ये कैसे किया? क्या आप सच में कोई शक्ति रखते हैं? मगर रवि बस चुप था। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें भीड़ से बचती हुई सी दिख रही थीं। रौनक उसके पास झुका और धीमे से बोला, मामा तुम हीरो हो गए। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही देश भर की टीवी स्क्रीनें और मोबाइल की न्यूज फीड एक ही खबर से भरी। हर चैनल की हेडलाइन चमक रही, आकाश से उतरा रक्षक, एक आम आदमी ने रचा चमत्कार, हजारों फीट की ऊंचाई से मौत को हराकर बचाई 250 जाने। रवि शुक्ला, हनुमान भक्त या कोई अलौकिक शक्ति। टीवी पर रात के फुटेज बार बार दिखाए जा रहे थे। विमान की छत पर रुकने की तस्वीरें, स्ट्रेचर पर रवि का उतारा जाना और नीचे खड़ी भीड़ की तालियां। रिपोर्टर तेज आवाज में बोल रहे थे, देखिए किस तरह एक शख्स ने उस पल विमान को संभाला जब पायलटों के हाथ से कंट्रोल फिसल चुका था। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, रवि द सेवियर, एयर इंडिया मिरेकल, हनुमान पावर। लाखों लोग पोस्ट कर रहे थे। किसी ने रवि को बजरंग बली का अवतार कहा, कोई उसे देश का नायक मान रहा था। अखबारों की सुर्खियां भी कम न थीं। रवि की कहानी, एक रात जिसने देश को दहला दिया, वो पल जब मौत हार गई। अस्पताल के बाहर अब दर्जनों कैमरे तैनात। मीडिया के लोग रवि के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड्स उन्हें रोक रहे थे। हर कोई रवि का बयान चाहता था। रौनक खिड़की से झांक कर ये सब देख रहा था। उसने मामा की ओर देखा। मामा अब भी चुप, अपनी ही दुनिया में खोए। अस्पताल के कॉरिडोर में अब सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों की आवाजें नहीं थी। वहाँ खाकी वर्दी और सूट पहने सरकारी अफसरों की मौजूदगी भी बढ़ गई। उनके साथ एयरक्राफ्ट विशेषज्ञ और टेक्निकल जांच टीम के लोग। एक मीटिंग रूम में कैप्टन इमरान और अरुण बैठे। सामने एक वरिष्ठ अफसर फाइलें पलट रहा था। आप कहना चाहते हैं कि कंट्रोल हाथ से निकल चुका था? अफसर की आवाज में संदेह की लकीर थी। इमरान ने गहरी सांस ली। सर, मैं 20 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ, ऐसी स्थिति मैंने पहले नहीं देखी। कंट्रोल व्हील जवाब नहीं दे रहा था। दोनों इंजन लगभग फेल। पर उस आदमी ने, रवि ने, अरुण ने बात पूरी की। उसने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा और उसके बाद जो हुआ वो हम समझ नहीं सके। अफसर ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा। किसी टेक्निकल फॉल्ट या बचे हुए ऑटो सिस्टम से ये हो सकता है, एक वैज्ञानिक बोला। हमारी जांच टीम ब्लैक बॉक्स डेटा निकाल रही है। हमें यकीन नहीं कि कोई इंसान सिर्फ हाथ रखकर विमान का संतुलन बना सकता है। उधर अस्पताल के कमरे में रवि बिस्तर पर बैठा था। एक एजेंसी का अधिकारी उससे सवाल कर रहा था, क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है? आपने कंट्रोल पैनल कैसे संभाला? रवि ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस प्रार्थना कर रहा था। अधिकारी ने नोट्स लिखे। उसके चेहरे पर अब भी संदेह था। बाहर खड़े रौनक ने यह सब सुना और मन ही मन गुस्सा महसूस किया। मामा को शक की नजर से क्यों देख रहे हैं, उसने सोचा। अस्पताल का कमरा शांत था। बाहर का शोर, मीडिया का हल्ला, रिपोर्टरों की आवाजें, अफसरों के सवाल, सब दीवारों के पार रह गया था। रवि खिड़की के पास बैठा था। उसके चेहरे पर थकान की परत थी और आंखें कहीं शून्य में खोई हुई थीं। उसके मन में घटनाओं की परछाइयां लौट लौट कर गूंज रही थीं। विमान की गिरती रफ्तार, कंट्रोल पर उसके हाथों का थरथराता स्पर्श, वो ऊर्जा जो नसों में दौड़ी थी और वो अनसुनी आवाज, कर्तव्य करो, भय छोड़ो। उसने आंखें मूंद ली। दिल की धड़कनें अब भी उस रात के तूफान की तरह तेज महसूस हो रही थीं। ये क्या था? मेरे अंदर कैसे ये शक्ति आई? क्या ये सच था या मैं भ्रम में था? रौनक खामोशी से उसके पास आया। वो धीरे से मामा का हाथ पकड़कर बैठ गया। मामा, रौनक की आवाज में सच्चाई और मासूमियत थी। तुम सोच रहे हो ना कि ये कैसे हुआ? मामा, ये सब तुम्हारी आस्था का प्रताप है। तुम्हारी श्रद्धा ने बजरंग बली को तुम्हारे साथ खड़ा किया था। रवि ने रौनक की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसने रौनक की हथेली को थाम लिया। रौनक, शायद तू सही कहता है, शायद ये आस्था ही थी। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, मगर रवि के दिल में अब भी सवालों की बूंदें गिर रही थीं। अस्पताल की सफेद दीवारों से बाहर निकलते ही रवि को महसूस हुआ कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। बारिश थम चुकी थी, सड़कें गीली थीं
और सुबह की धूप उन पर हल्की सी चमक रही थी। अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ अब कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन वहां खड़ी 2 काली गाड़ियां जिन पर कोई निशान नहीं था, सब कुछ कह रही थीं। रवि ने एक क्षण के लिए उन गाड़ियों की ओर देखा। कार की शीशों के पीछे 2 जोड़ी आंखें उसकी ओर टिक गईं। रौनक ने मामा का हाथ थाम लिया। मामा, ये लोग पीछा क्यों कर रहे हैं? रवि ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। गाड़ियों का इंजन गूंजा और वे उनकी कार के पीछे लग गईं। रास्ते भर वो बाहर के नजारों को ताकता रहा। हर मोड़ पर, हर ट्रैफिक सिग्नल पर वही काली गाड़ियां उनकी गाड़ी के पीछे बनी रहीं। घर पहुंचने पर रवि ने पहली बार राहत की सांस ली, मगर जैसे ही वो कमरे की खिड़की पर पहुंचा और पर्दा हटाया, उसका दिल फिर भारी हो गया। नीचे सड़क पर वही गाड़ियां खड़ी थीं और उनसे थोड़ी दूर पर 2 लोग, साधारण कपड़ों में, मगर उनकी नजरों में वही निगरानी की कठोरता। रवि ने पर्दा खींच लिया। रौनक चुपचाप खड़ा था। कमरे में एक अजीब खामोशी पसर गई थी, जैसे हवाओं में भी अब सवाल घुल गए हों। घर की घंटी बजी। रवि ने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरे थे, सरकारी एजेंसी के 2 अधिकारी। सधे हुए कदम, गंभीर चेहरा और सवालों की तैयारी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। शुक्ला जी, हम फिर कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, बड़े अधिकारी ने कहा। रवि ने सिर हिलाया। आइए। वे ड्राइंग रूम में बैठे। एक अधिकारी ने डायरी निकाली, दूसरा उसकी हर हरकत नो कर रहा था। आपने विमान का कंट्रोल कैसे संभाला? रवि ने वही पुराना जवाब दोहराया। मैंने कंट्रोल नहीं किया, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। अधिकारी की आवाज अब तीखी होने लगी थी। क्या आपने कहीं कोई फ्लाइट सिमुलेटर पर ट्रेनिंग ली थी? रवि ने सिर हिलाया। नहीं। क्या आपके पास कोई डिवाइस थी जिससे आपने कंट्रोल पैनल से छेड़छाड़ की? रवि की आंखों में थकान उतर आई। नहीं। दूसरे अधिकारी ने पूछा। तो फिर विमान छत पर कैसे रुका? रवि ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, जो हुआ वो खुद हुआ। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर संदेह की परत और गहरी हो गई थी। वे उठ खड़े हुए। हम फिर आएंगे शुक्ला जी। जब तक हमें पूरी सच्चाई नहीं मिलती, यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। रवि चुपचाप दरवाजे तक गया और उनके जाते कदमों को देखता रहा। रौनक कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें मामा के चेहरे पर टिकी थीं। मामा, जो दरवाजे की ओर देखे जा रहे थे, जहां से सरकारी अधिकारी गए थे। कई मिनट तक दोनों में कोई कुछ नहीं बोला। फिर रौनक ने अपने होंठ भींच लिए। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मामा, ये लोग तुम्हें शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? तुमने तो उनकी जान बचाई थी। तुमने किसी का बुरा थोड़े किया। रवि ने धीरे से रौनक की ओर देखा। उसकी मुस्कान फीकी थी। रौनक, लोग जब किसी बात को समझ नहीं पाते तो उस पर शक करते हैं। रौनक का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मामा, मैं खुद जानूंगा कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था। ये लोग चाहे जितना शक करें, मैं जानूंगा कि तुम्हारी शक्ति का सच क्या है। रवि ने उसका हाथ थामा। रौनक, ये सब छोड़ दे बेटा, ये बातें हमें और उलझा देंगी। मगर रौनक की आंखों में अब जिद की चमक थी। वो मन ही मन ठान चुका था, वो इस रहस्य को समझे बिना नहीं रुकेगा। अगले दिन सुबह रौनक ने स्कूल का बैग उठाया जरूर, मगर उसकी नजरें किताबों पर नहीं थी। उसके दिल और दिमाग में अब बस एक ही जिद गूंज रही थी, मामा के रहस्य को जानना। घर की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठकर उसने इंटरनेट पर सर्च शुरू किया। विमान हादसों में चमत्कार, ऐसे लोग जिन्होंने असंभव को मुमकिन किया। स्क्रीन पर कई कहानियां आईं। किसी ने बिना ट्रेनिंग जहाज उतार दिया था, किसी ने हजारों को आग से बचाया था,
मगर कोई भी मामा जैसी घटना नहीं थी। फिर उसकी नजर एक लिंक पर पड़ी। भारत के प्राचीन चमत्कार और भविष्यवाणियां। रौनक ने क्लिक किया। स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर उभरी। एक साधु, हाथ में कमंडल, माथे पर भस्म और नीचे लिखा था, एक दिन संकट में आकाश से एक रक्षक उतरेगा जो देव शक्ति से संपन्न होगा। उसकी पहचान उसके कर्म से होगी, ना कि नाम से। रौनक की सांसें थम गईं। ये मामा की कहानी से क्यों मिलती है? उसने किताबें खंगालना शुरू किया। पुराने धार्मिक ग्रंथों, किस्सों में उस साधु की कथा को ढूंढने लगा। रात होने लगी, पर रौनक की आंखों में नींद नहीं थी। अब उसे लग रहा था कि उसके मामा वही रक्षक हो सकते हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। रौनक की आंखों में रात भर नींद नहीं थी। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक के बाद एक पुराने ग्रंथों की पंक्तियां, स्कैन की गई किताबों के पेज और धुंधले चित्र खुलते जा रहे थे। उसने सैकड़ों साल पुराने एक ग्रंथ की पंक्तियां पढ़ी। जब संकट आकाश से गिरेगा, तब एक रक्षक प्रकट होगा। वह साधारण जन होगा, पर संकट में देव शक्ति उसके भीतर उतरेगी। उसके हाथों से असंभव संभव होगा। लोग उसे पहचानेंगे उसके कर्म से, न कि नाम से। रौनक की सांसें तेज हो गईं। उसने स्क्रीन पर उंगली रखकर पंक्ति को पढ़ा, जैसे वह शब्दों को छूकर उनकी सच्चाई महसूस करना चाहता हो। उसने एक और लिंक खोला। उसमें एक पुरानी पेंटिंग थी। बादलों में घिरे आकाश से नीचे गिरता विमान और उसके आगे खड़ा एक पुरुष जिसकी हथेली से रोशनी की किरणें निकल रही थीं। रौनक को लगा जैसे ये चित्र मामा की ही कहानी कह रहा हो। वह तुरंत किताबों की अलमारी से प्राचीन कथाओं की एक किताब निकाल लाया। पन्ने पलटते पलटते उसकी उंगलियां थम गईं। वहां वही कथा लिखी थी। रक्षक को अपनी शक्ति का ज्ञान संकट के समय ही होता है। वह स्वयं अनजान रहता है जब तक शक्ति उसे ना पुकारे। रौनक की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने तय कर लिया, अब वह मामा को यह सच्चाई बताएगा। कमरे में धूप की हल्की रेखा खिड़की से भीतर उतर रही थी। रवि अपनी कुर्सी पर चुप बैठा बाहर आसमान की ओर देख रहा था। उसका मन अब भी भारी था, जैसे भीतर कोई तूफान अब भी थमा ना हो। तभी रौनक हाथ में किताब और लैपटॉप लेकर भागता हुआ कमरे में आया। मामा, मैंने ढूंढ लिया, वो कथा, वो भविष्यवाणी। रवि ने धीरे से उसकी ओर देखा। कौन सी कथा? रौनक ने किताब खोली और वो पंक्ति पढ़ी जो उसने रात भर खोजी थी। जब संकट आकाश से गिरेगा, तब एक रक्षक प्रकट होगा। वह साधारण जन होगा, पर संकट में देव शक्ति उसके भीतर उतरेगी। रवि की आंखें उस पंक्ति पर अटक गईं। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। मामा, ये तुम हो? रौनक ने धीमे से कहा। रवि की सांसें गहरी हो गईं। उसका दिल जैसे एक पल को थम गया हो। रौनक, मैं कोई रक्षक नहीं हूं, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज में डर और उलझन थी। उसने माथे पर हाथ रख लिया। अगर ये सच है, तो अब मेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा। क्या मैं वही रह पाऊंगा जो अब तक था? रौनक ने मामा का हाथ थामा। मामा, तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे, बस अब सबकी नजरों में बड़े हो जाओगे। और हां, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रवि की आंखों में आंसू तैरने लगे। अगले दिन सुबह से ही रवि के घर के बाहर हलचल बढ़ गई थी। वो काली गाड़ियां जो पहले दूर खड़ी रहती थीं, अब गेट के सामने आकर रुकीं। उनमें से अधिकारी उतरे, चेहरे पर वही सख्ती, वही शंका। रवि ने दरवाजा खोला तो बिना देर किए वे भीतर आ गए। शुक्ला जी, हमें कुछ और बातें जाननी है। मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका है। रौनक ने उनके तेवर देख मुट्ठी भींच ली। क्यों तंग कर रहे हो मामा को? उन्होंने क्या किया है? अधिकारी ने उसे अनदेखा कर दिया। आपसे सच सच जानना है। क्या आपके पास कोई डिवाइस थी, कोई बाहरी संपर्क, कोई ऐसा गुप्त जरिया जिससे आपने कंट्रोल हासिल किया? रवि ने थकी आवाज में कहा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट भी सामान्य नहीं है।
विमान का कंट्रोल अचानक कैसे वापस आया? हमें संदेह है कि ये कोई गुप्त तकनीक का मामला है। उसके बाद मीडिया में खबरें चलने लगीं। रवि शुक्ला पर एजेंसियों की कड़ी नजर। क्या रवि का चमत्कार सिर्फ दिखावा था? राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल। कैसे रुका विमान? रवि ने टीवी बंद कर दिया। उसका दिल भारी हो गया। रात गहराने लगी थी, घर की बत्तियां बुझ चुकी थीं। बाहर सड़क पर निगरानी कर रही गाड़ियों की हेडलाइट्स की हल्की चमक खिड़की से कमरे में आ जा रही थी। रवि करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर मन बेचैन था। और तभी वो सपना शुरू हुआ। उसने खुद को एक सुनसान पहाड़ पर खड़ा पाया। आसमान में काले बादल थे, बिजली गरज रही थी। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था, वही जिसे रौनक ने किताब में देखा था। साधु की आंखों में तेज था। उसकी आवाज गूंजी, रवि, विमान का संकट शुरुआत थी, असली परीक्षा बाकी है। तुम्हारी शक्ति का मार्गदर्शन अब आवश्यक होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। रवि ने घबराकर कहा, मैं कौन हूं? ये सब क्यों हो रहा है? साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। वहां दूर एक और विमान संकट में दिखा। संकट बार बार आएगा, तुम्हें जागना होगा, समय निकट है। अचानक सपना टूट गया। रवि हाफता हुआ उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। रौनक जाग गया और दौड़कर उसके पास आया। मामा, क्या हुआ? रवि बस इतना कह सका, रौनक, अब कुछ बड़ा होने वाला है। अहमदाबाद की रात फिर से काली घटाओं में डूब चुकी थी। आसमान ने वही घनघोर बादल, वही गरजती बिजली और वही बर्फीली हवाओं की सरसराहट थी जो कुछ हफ्ते पहले शहर ने झेली थी। ऊपर 7,000 फीट की ऊंचाई पर एयर इंडिया 312 की फ्लाइट बादलों से जूझ रही थी। पायलट की आवाज वायरलेस पर कांप रही थी। मेडे, मेडे, AI 312 रिपोर्टिंग, कंट्रोल रिस्पांस नहीं दे रहा, तेज बिजली के कारण पैनल डिसफंक्शन, हम गिर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कमरा उस आवाज से सन्न हो गया। मॉनिटर पर विमान की लोकेशन झपकने लगी। टीम तैयार करो, कंट्रोलर चिल्लाया। रेस्क्यू अलर्ट जारी करो, ये वही हालात है जो पिछली बार थे। शहर में फिर डर की लहर दौड़ गई। न्यूज चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। एक और विमान संकट में। क्या अहमदाबाद पर फिर वही आफत? बाहर बारिश ने सड़कों को डुबोना शुरू कर दिया था। बिजली की लकीरें आसमान को चीरती हुई गिर रही थीं। विमान के भीतर पायलट की सांसें तेज थीं। कंट्रोल पर उसकी पकड़ फिसल रही थी। उसके कानों में सिर्फ कॉकपिट के अलार्म की तेज बीप गूंज रही थी। मगर इस बार सिर्फ पायलट नहीं, पूरा शहर उम्मीद से किसी अदृश्य रक्षक को पुकार रहा था। रात गहराई थी। रवि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मगर भीतर बेचैनी की हलचल उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। बाहर गरजती बिजली की चमक कभी कभी खिड़की पर सफेद रेखा खींच जाती थी। धीरे धीरे नींद ने उसकी आंखें ढंक ली और वही सपना फिर लौट आया। वो खुद को फिर उस पहाड़ी पर खड़ा देख रहा था। वही काले बादल, वही गरजती बिजली, वही भयंकर तूफान। उसके सामने वही साधु खड़ा था। इस बार उसकी आंखों का तेज और बढ़ गया था। हवा में उसकी जटाएं उड़ रही थीं। साधु की आवाज गरजी, रवि, उठो, समय फिर आ गया है। संकट ने फिर आकाश को जकड़ लिया है। तुम्हारी शक्ति का उत्तर जरूरी है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। रवि ने घबरा कर कहा, मगर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। साधु की उंगली उसकी ओर उठी। जो तुम्हारे भीतर है वो साधारण नहीं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पुकारना होगा। विमान संकट में है और समय बहुत कम है। अचानक सपना टूटा। रवि हांफता हुआ उठ बैठा। उसके माथे पर पसीने की धारें बह रही थीं। रौनक भागकर कमरे में आया। मामा, फिर वही सपना? रवि की आंखों में इस बार डर से ज्यादा संकल्प झलक रहा था। हाँ रौनक, इस बार वो बुला रहा था। सिर्फ चेतावनी नहीं,
आदेश था ये। रवि के घर की घंटी रात के सन्नाटे को चीरती हुई बजी। दरवाजा खोला तो सामने वही एजेंसी की गाड़ियां थीं, मगर इस बार अधिकारियों की आंखों में वो कठोरता नहीं थी। इस बार वहां उम्मीद और राहत की तलाश थी। मुख्य अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, शुक्ला जी, हमें आपकी जरूरत है। एयर इंडिया 312 खतरे में है। पायलट कंट्रोल खो चुके हैं। कृपया हमारे साथ चले। रौनक ने चौंक कर मामा की ओर देखा। रवि के भीतर जो संकल्प जाग चुका था वो अब उसके चेहरे पर उतर आया। मैं तैयार हूं, रवि ने शांत स्वर में कहा। वे रवि को तुरंत एक विशेष गाड़ी में बिठाकर एयर बेस की ओर ले जाने लगे। रास्ते भर सायरन बजते रहे। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़की पर पड़ती रहीं, लेकिन इस बार रवि की आंखों में डर नहीं था। वहां एक नई ताकत थी। एयर बेस पर पहुंचते ही एक विशेष विमान तैयार खड़ा था। अधिकारियों ने उसे भीतर पहुंचाया और विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की ओर उड़ गया। कमरे में बैठे लोग मॉनिटर पर झपकते सिग्नल को घूर रहे थे और सबकी नजरें अब उस दरवाजे की ओर थीं जहां से रवि आने वाला था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का दरवाजा खुला। रवि भीतर आया। वहां बैठे लोग जो अब तक मॉनिटर पर झपकती लाल बत्तियां देख रहे थे, एक पल को उसे देखकर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में डर और उम्मीद की अजीब सी लहर थी। रवि ने कमरे की हालत देखी। मॉनिटर पर विमान की लोकेशन तेजी से नीचे गिर रही थी। रेडियो पर पायलट की हाफती आवाज आ रही थी, माई डे, हम गिर रहे हैं। रवि की उंगलियां कांपी। उसका दिल फिर डर से भरने लगा। क्या मैं इस बार कर पाऊंगा? क्या ये मेरे बस में है? तभी पीछे से रौनक की आवाज आई, मामा, हर वो आदमी जिसने चमत्कार किया, उसने पहले अपने डर को हराया था। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी भूमिका है। रवि ने उसकी ओर देखा। रौनक की आंखों में भरोसा था। रवि ने गहरी सांस ली। उसका दिल अब स्थिर होने लगा। उसने कंट्रोल पैनल की ओर कदम बढ़ाए। अगर आकाश पुकार रहा है, उसने धीमे से कहा, तो मैं उत्तर बनूंगा। उसकी उंगलियां कंट्रोल पैनल पर टिक गईं और कमरे में बैठे लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। रवि की उंगलियां कंट्रोल पैनल पर टिकते ही एक जानी पहचानी गर्मी उसके शरीर में दौड़ गई। पहले धीमी और फिर तेजी से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कमरे की रोशनी हल्की सी मंद महसूस हुई, या शायद रवि के भीतर का प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा था। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी और स्टाफ सांस रोके उसे देख रहे थे। वे देख रहे थे कि एक साधारण आदमी की शक्ल में अब कोई और ही खड़ा था। उसकी आंखों में अब वही लालिमा की चमक लौट आई थी। बाहर मॉनिटर पर विमान का सिग्नल झपकता रहा। पायलट की आवाज फिर आई, AI 312, हम आपके निर्देश पर हैं। कोई चमत्कार चाहिए। रवि की आवाज अब धीमी लेकिन दृढ़ हो चुकी थी। शांत रहो, कंट्रोल पाओ, मेरा साथ दो। उसके हाथों की ऊर्जा जैसे कंट्रोल पैनल से निकलकर रेडियो सिग्नल में बह रही थी। उसके भीतर साधु की वही आवाज गूंज रही थी, कर्तव्य करो, भय छोड़ो। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग अब उसकी ओर देखना ही भूल गए थे। उनकी नजरें विमान की लोकेशन पर थीं और उनकी आशा उसी आदमी पर टिकी थी जिसने एक बार असंभव को मुमकिन किया था। आसमान के काले बादल और सघन हो चले थे। बिजली की लकीरें इतनी नजदीक से करकने लगीं कि मानो वे विमान को निगल लेना चाहती हों। बारिश की धारें ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर AI 312 की लोकेशन तेजी से झपक रही थी। रेडियो पर पायलट की आवाज आई, हम कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके निर्देश चाहिए। रवि की नजरें मॉनिटर पर गड़ी थीं। उसके चेहरे पर स्थिरता थी। उसके भीतर की ऊर्जा उसके शब्दों में उतर आई। दाएं 15 डिग्री मोड़ो, ऊंचाई धीरे कम करो,
डर से नहीं, धैर्य से। पायलट ने आदेश मानते हुए कंट्रोल पर हाथ कस लिया। कॉपी, हम मोड़ रहे हैं। कंट्रोल रूम के भीतर मौजूद हर शख्स की नजर स्क्रीन पर थी। टीवी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। सड़कों पर, घरों में, दुकानों में लोग टकटकी लगाए टीवी देख रहे थे। बाहर तूफान का प्रकोप और बढ़ गया, मगर विमान के पायलट को अब जैसे रवि की आवाज एक रास्ता दिखा रही थी। रवि की उंगलियों की पकड़ कंट्रोल पैनल पर मजबूत हो गई। उसकी आंखों की लालिमा और तेज हो गया। उसके भीतर साधु की गूंज फिर उठी। कर्तव्य करो, भय छोड़ो। AI 320 का सिग्नल अब स्थिर होने लगा था। मॉनिटर पर उसकी गति धीमी हो रही थी। पायलट की हाफती आवाज रेडियो पर सुनाई दी। सर, आपके निर्देश से हम नियंत्रण पा रहे हैं। रनवे दिख रहा है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग अपनी सीटों पर आगे झुक आए। उनकी आंखें मॉनिटर पर गड़ी थीं। दिल की धड़कनें जैसे वहीं थमी थीं। रवि की आंखें आधी बंद थीं। उसके होठ बुदबुदा रहे थे। हनुमान चालीसा की पंक्तियां अब धीमे से उसके भीतर बह रही थीं। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, मगर उसकी पकड़ अब भी कंट्रोल पर अडिग थी। पायलट की आवाज आई, हम टचडाउन कर रहे हैं। भगवान का नाम लीजिए। कंट्रोल रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थमी रहीं। फिर रेडियो पर गूंजा, AI 320 से रिपोर्ट, हम सुरक्षित उतर चुके हैं। सभी यात्री सुरक्षित हैं। थैंक यू। कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी से हंसने लगे। बाहर टीवी पर लाइव देखते लोग भी सड़क पर निकल आए। गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। लोग एक दूसरे को गले लगाकर चिल्ला रहे थे। वो बच गए, सब बच गए। बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी जमीन पर उतरने लगी थी। कंट्रोल रूम में तालियों की गूंज अब भी भरपूर थी, मगर रवि जैसे इन आवाजों से दूर कहीं भीतर खो गया था। उसके हाथ कंट्रोल पैनल से धीरे धीरे हटने लगे। उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई। शरीर की सारी ताकत जैसे उस एक प्रयास में समर्पित हो चुकी थी। रवि की टांगें कांपीं और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। मामा! रौनक ने दौड़कर उसे थाम लिया। रवि ने थकी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक शांति थी, वो शांति जो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने पर आती है। उसने धीमी आवाज में कहा, कर्तव्य पूरा हुआ, रौनक। कंट्रोल रूम के शीशे से बाहर आकाश की ओर देखा तो बादलों की परतें अब हटने लगी थीं। बारिश रुक गई थी। बिजली की लकीरें अब बुझने लगी थीं और चांद की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। रौनक ने मामा का माथा सहलाया। तुम सच में वो रक्षक हो मामा, जिसे ये दुनिया ढूंढ रही थी। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, मगर चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी।